नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे कुछ सवाल पूछे थे और उन्होंने ये अपेक्षा की थी कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों का पहला सवाल ये है कि किस तरह की पर्सनालिटी एक पॉलिटिकल लीडर की होनी चाहिए, एक राजनेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कैसे हम चयन करें पॉलिटिकल पार्टी का। तीसरा है कि हम वोट देने के पहले क्या देखें, किन चीजों पर विचार करें। चौथा है कि प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। और लोगों को डाउट है, उन्होंने सवाल किया है कि क्या हमारे देश में वास्तविक प्रजातंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र है, रियल डेमोक्रेसी है या नहीं है। अगला सवाल उनका है कि अगर हम अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहें, अगर राजनीतिक पेशे को अपनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने इसी से कनेक्टेड सवाल पूछा है कि एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। दोस्तों, इन लोगों ने ये सवाल किया है, हो सकता है कि आपके मन में भी ये सवाल रहे हों लेकिन आप पूछ ना पाए हों। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये ऐसा चैनल है कि जो आप व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही पूरी तरह समर्पित है। मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उनका मैं जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दूं। एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो ये मेरी मास्टर क्लास है, जो आपके इन सारे सवालों का जवाब देगी, या और कोई भी अगर आप मन में सवाल है नहीं पूछे हैं तो शायद उसका जवाब मिल सके आपको। ये मास्टर क्लास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पर फोकस्ड है। राजनीतिक बुद्धिमत्ता यानी समझ के ऊपर ये फोकस है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक चेतना बेटर होगी, आपकी समझ बेटर होगी, आप सही निर्णय ले पाओगे। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा चैनल रील नहीं बनाता है, छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाता है। मैं मानता हूं कि 1-2 मिनट 4 मिनट का वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होता। ये समय पास है, टाइम पास है, समय की बर्बादी है। तो ना मैं खुद समय पास करता हूं, बर्बाद करता हूं, ना चाहता हूं कि आप अपना समय बर्बाद करें। इसलिए हमारा जो वीडियो होता है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के आसपास का होता है। मैं बहुत लंबा भी नहीं बनाता और बहुत छोटा भी नहीं बनाता। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बेहतर करना है, अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बनाना है, तो 20-25 मिनट का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप इतना समय नहीं दे सकते तो शायद आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा शुरू करूं, आपसे 1-2 चीजें मैं शेयर करूंगा 1 मिनट के अंदर। मैं लाइव सेशन लेता हूं, हमारा डिस्कशन फोरम है, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी करते हैं, मैं चलाता ही लोगों को हेल्प करता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी हमारा इस प्रोग्राम है, इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल पाए। आपको मात्र ये करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो भी इसके लिंक हैं क्लिक करिए, उसमें जो कंटेंट है उसको पढ़िए, समझिए और ये विचार करिए कि कैसे हमसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे हमसे मदद ले सकते हैं और कैसे हमको मदद दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपसे ये चर्चा करूंगा कि क्या भारतीय राजनीति ने आपको निराश किया है। हैव पॉलिटिकल सिस्टम फेल्ड यू, जिससे कि आपको इस तरह के सवाल उठ रहे हैं आपके मन में। तो इसका निर्णय लेने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेमोक्रेसी है क्या। एक सवाल किसी ने पूछा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल।
ये जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए बनती है, उसी को असली लोकतंत्र बोलते हैं। प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रजा और राजा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो कोई राजा नहीं है और कोई उसका प्रजा नहीं है, इसलिए प्रजातंत्र शब्द मेरी समझ से अनुचित है। लोकतंत्र, जनतंत्र सही शब्द है। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा। अब अगर हम देखें कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो वो संविधान क्या बोलता है, क्या वो अपेक्षा करता है पॉलिटिकल क्लास से, सरकार से? तो हमारे संविधान की अपेक्षा है सरकार से, पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल पार्टी से, कि वो इस तरीके से अपना काम करेंगी कि आम जनता को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता प्राप्त होगी, न्याय मिलेगा। ये हमारा मूल उद्देश्य है इस जनतंत्र का, ये लोकतंत्र का, इस पॉलिटिकल सिस्टम का और इस सरकार का। अगर हम सरकार की बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो संविधान ये निर्देशित करता है कि सरकार के 3 अंग होंगे, जिसमें विधायिका है जो कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, दूसरी है कार्यपालिका जो उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है, फेथफुली करती है, लोकहित में करती है, और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो कोई अगर डिस्प्यूट हुआ, कोई क्राइम हुआ, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो अपना निर्णय सुनाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार की मदद करती है, न्याय देती है। और अगर हम स्तर की बात करें तो केंद्र में संसद है, प्राइम मिनिस्टर है और उसका कैबिनेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सरकार का। फिर हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे राज्य सरकारें हैं, उनकी विधान मंडल है, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री है, उसका अपना कैबिनेट है, उसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी भी है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी है, और लोकल गवर्नमेंट है नीचे के लेवल पर, जहाँ की स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, ये सारे लोकल बॉडीज हैं, ये लोकल गवर्नमेंट है। इनकी अपनी सभाएं हैं, इनका अपने इलेक्शंस होते हैं, हर स्टेज पे इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो लोग एक संसद में बैठते हैं और उसके अनुसार पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। और आपको पता है कि विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, अपने प्रोग्राम रखती हैं कि जनता के सामने, जनता उसके आधार पर या किसी आधार पर चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, और पॉलिटिकल पार्टी बहुमत के आधार पर सरकार बनाती है, फिर उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, चाहे लोकल हो, वो उसके निर्देशन में उनकी नीतियों को फेथफुली लागू करना उसका उद्देश्य होता है। तो कुल मिला जुला करके ये हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था दी गई है, और ये व्यवस्था पिछले 75-77 साल से चल रही है। 47 में स्वतंत्र हुए, 25 चल रहा है, तो 77 साल हम इस व्यवस्था में रह चुके हैं और ये व्यवस्था चल चुकी है। लेकिन क्या जो संविधान के उद्देश्य थे उसको हमने हासिल किया है क्या? आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रखूंगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इक्वलिटी और जस्टिस से कनेक्टेड है। पहली चीज, आज की डेट में आर्थिक विषमता चरम पर है, इकोनॉमिक इक्वलिटी एक्सट्रीम पर है। आज हमारे देश में 1% लोग, टॉप के 1%, यानी 140 करोड़ में लगभग 14 करोड़ों के पास पूरे देश का 22% इनकम होती है उनको, और प्रॉपर्टी और वेल्थ की बात करें तो 40% प्रॉपर्टी है उनके पास, संख्या 1%, शेयर 40%। और बॉटम 50% की हम बात करें, 50% का मतलब 140 का 70 करोड़ हो गए, उनके पास मात्र
15% इनकम है और सिर्फ 3% वेल्थ है। अब आप समझ लीजिए कि क्या ये आर्थिक इक्वलिटी है, क्या ये इकोनॉमिक इक्वलिटी जो संविधान ने कहा था करने को, क्या हम अचीव कर पाए उसको? निश्चित रूप से इसको नहीं कर पाए, इसमें हम असफल रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सीरियस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज स्थिति है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह नौकरियां कम हो रही हैं। पुलिस को छोड़ दीजिए और टैक्स को छोड़ दीजिए तो कहीं गवर्नमेंट में भी जॉब नहीं बढ़ी है, हर जगह जॉब कट हो रहा है। 50 जो प्राइवेट कंपनी से सबसे बड़ी, वो मिल के 5 करोड़ भी नौकरी नहीं देती हैं पूरे देश में। अधिकांश जो लोग हैंड टू माउथ काम कर रहे हैं वो अनरेगुलेटेड हैं, कैजुअल टाइप के लोग अपना रोजी रोटी किसी तरह से चला रहे हैं, उनके साथ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। हार्डली उंगली पे आप गिन सकते हो जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा है। तो अब सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, मैं कॉलेज जो बना के गया उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने दाएं बाएं किया, लेकिन कोई फंडामेंटल चेंज उसको नहीं किया। तो क्लर्क बनाती है, नौकरी देने वालों को बनाती है, आर्गूमेंट को सस्टेन नहीं करती है, क्वेश्चनिंग को डिस्करेज करती है, क्रिएटिविटी को दबाती है, इनोवेशन को दबाती है, तोता रटंत है। और हमारे एम्प्लॉयर कहते हैं कि जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं नौकरी देने लायक नहीं है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा खराब है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, डेडिकेशन लेवल उनका बहुत लो है, उनका कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमने जो एजुकेशन प्रणाली है उसको बर्बाद कर रखा है। जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, सवाल नहीं पूछने देते हैं, और जो विषय है उसके व्यवहारिक पहलू पे तो कम से कम जाते हैं, रट करके एग्जाम में नंबर ले लेना ही हमारे विद्यार्थियों का उद्देश्य बन गया है। तो जब एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, और दूसरी बात, अगर सरकार सबको फ्री एजुकेशन दे, अच्छी एजुकेशन दे, तो लोग सक्षम बनेंगे, अपनी पर्सनालिटी उनकी मजबूत होगी, अपने कला कौशल को विकसित कर पाएंगे, प्रशिक्षण कर पाएंगे, तो वो नौकरी भी कर सकते हैं और नौकरी दे भी सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं। तो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो एक बेकार जो एजुकेशन सिस्टम है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, एक वो भी कारण है। अपॉर्चुनिटी जॉब की भी कम है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज नहीं किया जा रहा है। आज के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देख रहा था कि जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव हैं, यूपी इन्वेस्ट के जो सचिव हैं, वो करप्शन चार्जेज में सस्पेंड हो गए, जो डीएम भी थे यहाँ के। तो कुल मिला जुला के जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्रॉस पर्पस से काम कर रही है। तो पहला तो हो गया एजुकेशन। नेक्स्ट, हेल्थ सर्विसेज का हाल इससे भी बुरा है। सरकारी अस्पताल में जाइए, हालत ख़राब है, गंदगी है, दवा नहीं है, भीड़ लगी हुई है, आपका इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत दिक्कत है। प्राइवेट में चले जाइए तो इतना कॉस्टली है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गरीब हो जाओगे। अगर एक बार बीमार पड़ गए तो आपका सारा जो भी पूंजी आपने रखी है सब उड़ जाएगी रुई की तरह। तो गरीबी इससे और भी बढ़ रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर की हालत आपको पता है कि अगर आप कोई कोर्ट में जाते हैं, कोई केस करते हैं, कोई क्राइम किया उसके खिलाफ जाते हैं, तो जजमेंट कब मिलेगा आपके, शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप पाएंगे कि आपका बेटा या पोता, पाएगा कौन। और आपका पैसा बर्बाद होता है, भाग भाग के आप जाते हैं हर तारीख पर, आप और गरीब हो जाते हो। तो जो सिस्टम्स हैं वो सारे कॉस्टली हैं, इनइफेक्टिव हैं, बेकार हैं, वो आपको फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि
जो भी क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। आप रिपोर्ट देखिए, चाहे संसद का हो चाहे विधानसभा, कितने क्रिमिनल्स हैं जो जिनके ऊपर चार्जेज हैं और वो लोग उसमें ऑलरेडी जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। तो वो लोग क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहाँ से प्रोटेक्शन है। पुलिस रिफॉर्म होता नहीं है, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, पुलिस को भी दबा देते हैं वो लोग। तो पुलिस चेहरा देख के वर्क करती है। अगला जो है, जबरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी जो आईएएस ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, ये इसलिए सस्पेंड हुए हैं कि एक कोई सोलर एनर्जी प्लांट बैठाना चाहता था यूपी में, 5% कमीशन मांग रहे थे ये किसी बिचौलिए के थ्रू, इसलिए सस्पेंड किए गए। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका बजट अगर मिला दें तो करीब 125 लाख करोड़ के करीब है हिंदुस्तान में। 10% भी हम मान लें तो 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का तो लीकेज है, खाली भ्रष्टाचार की वजह से। और अगर हम इनएफिशिएंसी को, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म को ऐड कर लें, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है, वेस्टेज होते हैं, तो 5% और ऐड कर लीजिए तो कम से कम 6-7 लाख रुपया वो हो गया। दोनों जोड़े के 20 लाख करोड़ हुआ। और आप रोना रोते हो कि एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, लॉ ऑर्डर के लिए पैसा नहीं है, न्यायालय में वो कि न्यायाधीश के एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा नहीं है। ये बिल्कुल बकवास है। पैसा है लेकिन भ्रष्टाचार उसको खा जा रहा है। आप पैसे का मिसयूज कर रहे हो, लोगों के टैक्स का, मनी का। तो ये जो है भ्रष्टाचार एक अगला एक रोग है हमारे पास। और इसका एक कारण है कि जो इलेक्शन की फंडिंग है वो कारपोरेट कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं। तो जब उससे पैसा कोई लेके जीतेगा तो उनका काम तो करेगा और गलत काम करना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको, जो भी क्रिमिनल्स हैं। और एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, तो क्रिमिनल कभी पनिशमेंट ही नहीं पाएगा। तो इस सब मिला जुला के गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, और ये हालत खराब हो रही है। अगला जो कारण है कि गवर्नमेंट ने हमेशा कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स को बढ़ावा दिया, स्मॉल मीडियम माइक्रो को बढ़ावा नहीं दिया। उनको इंस्पेक्टर राज इतना ज़बरदस्त बना दिया कि अगर आप एक फैक्ट्री बैठाना चाहेंगे तो 1000 इंस्पेक्टर घेर लेंगे आपको, ये दीजिए ये दीजिए ये दीजिए। आप पागल होकर के छोड़ देंगे कि हमको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है वो भी गलत है। और अगला जो रोग एक और हो गया है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जिसका हमारे रियल लाइफ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई दूर का लेना देना ही नहीं है। ये फर्जी मुद्दों पे वोट दिए जाते हैं, लोग लेते हैं और लोग दे रहे हैं। अगला जो है बैड गवर्नेंस है, जो प्रशासन की क्वालिटी बहुत ख़राब है। आप कोई शिकायत करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। और कुछ जन सुनवाई टाइप की चीज़ें फर्जी बनाई गई हैं, आप बार बार करिए, बार बार कुछ न कुछ आएगा, होता कुछ नहीं है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। आप शहर में जाइए, जाम है, ये है वो है, हालत ख़राब है आपकी। पोल्यूशन का लेवल हो गया, सांस लेना मुश्किल है। लोग 5 साल 6 साल पहले मर रहे हैं। दिल्ली में रहना मुश्किल है। जिम्मेदारी सरकार की है, गलत ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है, गलत काम कर रही है, टाउन प्लानिंग उसका जो पॉलिसी गलत है, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। और शहर में रहना मुश्किल है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोग भाग के शहर में आ रहे हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, कोटा परमिट, पैसे दे के लाइसेंस दो, लाइसेंस नहीं है तो किसी और तरीके से मदद करो, और फिर इलेक्शन में उनकी मदद करो, डोनेशन दो। ये सब मिला जुला के आम पब्लिक की लाइफ खराब हो रही है। टेररिज्म फैला हुआ है, आतंकवाद, वहाँ भी कहीं न कहीं नेक्सस है। और जो कानून है उनको तानाशाही तरीके से लागू किया जा रहा है। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, किसानों को ज़मीन ली जाती है, विभिन्न प्रकार उनको होने पाने में ज़मीन ली जाती है। 40-80% लोग ज़मीन अगर बैनामा कर दिए, 20% का ज़बरदस्ती ले लेते हैं। भले वो रेट सही हो, रेट सही ना हो, उनका न्याय हो रहा हो, कोर्ट भी बंद कर लेता है, चलो कानून है। तो जो नीतियाँ बनती हैं वो तो बनती हैं अच्छे इंटेंशन से, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वहाँ जा कर के विषमता आ जाती है। तो सवाल है ग्रीवांस
सुनने वाला कोई है नहीं और ये स्थिति बन रही है। तो कुल मिला जुला के मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ने यहाँ की जनता को निराश किया है, फेल किया है। और अब सेकंड पार्ट ये आता है कि भाई हमको करना क्या है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का बेस में पॉलिटिकल लीडर होता है। और एक सवाल किसी ने कहा है कि पॉलिटिकल करियर मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मैं आपसे पॉलिटिकल लीडर के पर्सनालिटी पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 2-4 मिनट दूंगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप उसके लिए फिट हैं या फिट नहीं हैं, आपके नेता उसके लिए फिट हैं या नहीं फिट हैं, आप निर्णय कर लीजिए। मैं पर्सनालिटी पे वीडियो बनाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं पॉलिटिकल लीडर की पर्सनालिटी पे बात करूँगा और आपके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो पर्सनालिटी की बात जब मैं करता हूँ तो निश्चित रूप से इसके 3 एलिमेंट हैं पर्सनालिटी के। आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी समझ यानी इंटेलिजेंस क्या है और आपका स्वभाव क्या है। ये 3 चीज़ों को मिलकर पर्सनालिटी बनती है। ब्रॉडली हेरिडिटी होती है लेकिन काफ़ी पोर्शन उसका डेवलप होता है, नर्चर से बनता है। तो पहली बात, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो निश्चित रूप से 3 तरह की इंटेलिजेंस है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, रिपीट भी करूँगा। पहला है मानसिक बुद्धिमत्ता यानी मेंटल इंटेलिजेंस, आईक्यू जिसको बोलते हैं। मेरी समझ से एवरेज आईक्यू काफ़ी है एक नेता के लिए, क्योंकि उसको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। वो जीनियस को हायर कर सकता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी जीनियस है, उससे काम लेना है, उसको एक्सपर्ट ले सकता है। तो एक आम जो इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस है 110, 120 इंटेलिजेंस अगर लेवल है उसका, तो वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, कोई इसमें नहीं है। दूसरा जो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू है, वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि लोगों के इमोशंस को समझना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, अपनी बात उनको समझाना है। तो उसका इमोशनल क्वोशेंट काफ़ी हाई होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नेता नहीं बन सकते। तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसको आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी का एसक्यू हाई है तो वो करप्ट नहीं हो सकता, वो दूसरों के साथ ऑनेस्ट बिहेवियर करेगा, एथिकल बिहेवियर करेगा, देश के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, त्याग की भावना से काम करेगा, सेवा की भावना से काम करेगा। लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है। जितने नेता हैं, हम सबके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह करप्ट हैं, बुरी तरह क्रिमिनल नेचर के हैं, लोगों की उनको परवाह ही नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है। जैसे किसानों का होने पौने दाम पे ज़मीन ली जा रही है, सर्किल रेट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर नेता मौन व्रत धारण के, उसको कोई मतलब नहीं है कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, उसको अपने कैरियर से केवल लेना देना है। तो उसका ईक्यू हाई होना चाहिए, एसक्यू हाई होना चाहिए, आईक्यू एवरेज होना चाहिए। स्वभाव में आ जाइए तो आपका नेचर 5 डायमेंशनल है, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। और पॉलिटिशियन के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि उसको हाईली एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाह्यमुखी होना चाहिए, क्योंकि उसको लोगों से बात करना है, मिलना जुलना है, अपनी बात रखना है, अपने प्रोग्राम को समझाना है, अपने अचीवमेंट्स को समझाना है, ताकि पब्लिक उसको वोट दे, उसको अच्छा समझे। तो एक्सट्रोवर्जन का जो स्केल है उसको हाई स्कोर करना पड़ेगा। दूसरा है एग्रीएबलनेस, होता है सहमतता। सहमतता भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों से डिस्कस करना है, उनके प्रॉब्लम को समझना है, उसके अंदर एक कंसेंसस बिल्टअप करना है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराना है, जो हर्डल्स हैं उसको दूर कराना है, लीडरशिप देना है। इसलिए उसके अंदर एग्रीएबलनेस का स्वभाव नेचर होना चाहिए, हाई स्कोर करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है कर्मनिष्ठा, डेडिकेशन, फोकस, प्लान वर्किंग। ये बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, तभी वो डिलीवर कर पाएगा, मेहनत करेगा, फोकस के साथ अपना काम करेगा, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराएगा सारे को। कमिटमेंट लेवल उसका हाई होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। दूसरा होता है प्रयोगधर्मिता, यानी ओपन टू एक्सपीरियंस। ऐसे लोग क्रिएटिव, इमेजिनेटिव होते हैं और एडाप्टिव होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। ये उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व तब वो कर पाएगा जब वो क्रिएटिव रहेगा,
इमेजिनेटिव रहेगा और एडाप्टिव और फ्लेक्सिबल रहेगा, समय के अनुसार अपने को ढालेगा, तभी वो लीडरशिप लोगों को दे पाएगा। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है नेचर का जिसको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म, मानसिक विचलन, वो उसका लो से होना चाहिए, एकदम स्टेबल माइंड का होना चाहिए, टफ माइंडेड होना चाहिए, ताकि वो क्रिटिसिज्म भी झेल ले, एडवर्स कंडीशन भी झेल ले। तो इस पर उसको लो स्कोर करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अगर आप पॉलिटिकल करियर करना चाहते हो तो आप डिसाइड कर लो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अब सवाल करोगे कैसे पता चलेगा कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है? एक सिंपल टेस्ट है, 1 घंटे में हो जाएगा, हमारे पास है वो, आप चाहे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप फिट हैं या फिट नहीं हैं। तो मैंने ये आपको समझा दिया कि पॉलिटिकल लीडर को होना कैसा चाहिए। लेकिन अगर मैं आपकी बात ना करूं तो अधूरा रहेगा। एक वोटर को कैसा होना चाहिए, जनतंत्र में जनता को कैसा होना चाहिए, तो जनतंत्र में जनता की जो पर्सनालिटी है उसी पे मैं बात करूंगा। आपके लिए भी आपका एसक्यू हाई होना चाहिए, इमोशनल हाई होना चाहिए, सही बात के लड़ने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। आपको भी थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अपनी बात कह सकें। आपके अंदर भी सहमतता का लेवल सही होना पड़ेगा। आपके अंदर भी कर्मनिष्ठा और फोकस वो होना चाहिए। आपके अंदर रेजिलियंस होना चाहिए। आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए। आपके अंदर भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपका भी मानसिक विचलन कम से कम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई स्पेशल पर्सनालिटी चाहिए। वो ये एक अच्छी पर्सनालिटी सभी के लिए चाहिए, वो आपके लिए भी चाहिए। अब आइए हम लोग जो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई है, आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से जितना भी सवाल आपने पूछा है, जिसको लेके हमने ये वीडियो बनाया है, वो सबके जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। हमको अलग अलग जवाब नहीं देना पड़ेगा। पहली चीज़, उसी कैंडिडेट को वोट दीजिए जिसका कैरेक्टर हाई हो, ऑनेस्ट हो, कमिटेड हो। ये मत देखिए किस पार्टी का है, ये मत देखिए किस जाति का है, ये मत देखिए किस धर्म का है। लेकिन आज सबसे बड़ी बीमारी है कि आपको धर्म दिखता है, जाति दिखती है, क्षेत्र दिखता है, आदमी नहीं दिखता है। पॉलिटिकल पार्टी दिखती है, कमिटमेंट दिखता है पॉलिटिकल, और नतीजा आपके सामने है। तो पहली बात, वोट करने के पहले ये देखिए कि इस आदमी का कैरेक्टर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका अचीवमेंट क्या है, कितना सेल्फिश है ये, कितना इसको आपकी चिंता रहेगी कि अपनी चिंता करेगा। अगर ये नहीं सोचोगे, वोट दे दोगे आंख बंद करके, तो कैसे होगा, नहीं चल सकता। अगली चीज़, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप वोट दीजिए इसको। आप नोटा दबा दिए। नोटा इसीलिए बनाया गया है और इस समय कोर्ट में केस चल रहा है कि नोटा को कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन 50% से ज़्यादा लोग नोटा दबा देंगे, उस दिन सारी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता मुंह पे काला काला रंग पोत करके आपके सामने घूमेंगे। वो नज़र मिलाने लायक नहीं रहेंगे। तभी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनेगा कि सही लोगों को टिकट दें, सही लोग जीतें और सही तरीके से आपके हित में काम करें। सवाल ये है कि 50%, 80 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़ लोग हैंड टू माउथ रह रहे हैं, तो वो लोग सरकार चुनते क्यों है इस तरह की जो उनके लिए काम नहीं कर रही है। सीधा सीधा है कि सारे लोग बायस रूप से वोट देते हैं, बिना दिमाग लगाए वोट देते हैं। और कालिदास के बारे में कहा गया कि वो जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, और ऐसे काट रहे थे, कटता तो डाली के साथ वो भी नीचे आते। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो वोटर इस समय के हैं, क्या उनसे कम है किसी मामले में? उनसे ज़बरदस्त कंपटीशन लेने को तैयार है। तो मूर्खतापूर्ण तरीके से अगर आप वोट करोगे बिना अपने चीज़ को ध्यान किए हुए, और फिर आप सवाल हमसे करोगे कि भाई सरकार काम क्यों नहीं कर रही है, सरकार इसलिए नहीं काम कर रही है कि आप उसको चुने हो जो काम करने के लायक ही नहीं थे। उनका इंटेंशन ही गलत था, डे 1 से गलत था। अगली चीज़ है कि 5 साल चुनाव हो गया, उसके बाद 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते, वो जीत के गया, 5 साल जो मर्जी करेगा। दोस्तों, अगली ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस जो भी हैं उनके 100% स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को कारपोरेट डोनेशन लेने से बैन होना चाहिए।
छोटे मोटे डोनेशन मेंबरशिप करके ले सकती है। किसी बिजनेसमैन, किसी ठेकेदार, किसी से किसी तरह का डोनेशन नहीं ले सकती है। टोटल बैन होना चाहिए ताकि वो उसके इन्फ्लुएंस से निकल सकें और आपके लिए काम करें, क्योंकि जो उनको पैसा मिलेगा सरकार से मिलेगा, उससे लड़ेंगे और जो भी होगा। तो पहली चीज है राइट टू रिकॉल हो, दूसरी चीज हो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये दो चीज होती है तो जनता की ताकत बढ़ेगी। जनता जब चाहे तब उनको बुला सकती है। लेकिन आज देखने में आया है कि एक बार इलेक्शन हो गया, आपने वोट दे दिया, कोई सरकार बन गई, अब 5 साल के लिए छुट्टी हो गई। 5 साल उनको जो मन में आएगा करेंगे, लूटेंगे, पाटेंगे, आपका काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो एक तो राइट टू रिकॉल अगर होगा तो आप जब चाहें उनको वापस कर लीजिए, कुछ उसके जो भी नियम बनेंगे। दूसरी चीज, आपको अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लीगल रेमेडी लेनी पड़ेगी। और अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो निश्चित रूप से आप ग्रुप में करेंगे तो सफल होंगे। अकेले कुछ भी कहने से कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप एनजीओ बनाइए, ग्रुप बनाइए, प्रेशर ग्रुप बनाइए और किसी मुद्दे पे अपनी बात रखिए, संघर्ष करिए और सरकार को इसके लिए बाध्य कर दीजिए कि वो अपनी पॉलिसी में चेंज लाए, उसमें सुधार करे ताकि जनता का नुकसान उसमें न हो या जनता को सुविधा मिले। तो इस वजह से आपको समय समय पे प्रोटेस्ट भी करना है और ये प्रोटेस्ट टोटली पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, नॉन एब्यूजिव होना चाहिए। जैसा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, गांधी जी मूर्ख नहीं थे। उनको पता था कि अगर हम वायलेंस करवाएंगे तो निश्चित रूप से ब्रिटिश हमको 2 मिनट में दबा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप प्रोटेस्ट करेंगे, आपको कोई मौका नहीं देंगे कि आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएँ। जेल ले जाइए वो अलग बात है, लेकिन आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ही आप वायलेंट होंगे, जो ही उल्टा पुल्टा करेंगे, सरकार को मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी और आपको बड़े आसानी से दबा देगी। इसलिए आपका जो भी प्रोटेस्ट होगा वो ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए और पीसफुल तरीके से होना चाहिए, टोटली पीसफुल तरीके से। और एक बात और है, वोट जरूर दीजिए। आज काफ़ी लोगों को धूप लगती है, हवा लगती है, वोट देने नहीं जाते हैं। और खास करके वो लोग जो धनी लोग हैं वोट नहीं देते हैं, नीचे वाले भीड़ लगा के देते हैं और वही सरकार चुनते हैं जो उन्हीं के खिलाफ काम करती है। तो पहली बात आपके अंदर जो वोटर जागरूकता आनी चाहिए कि आप वोट किसको दे रहे हो, करेगा क्या, आपके हित में करेगा, अहित में करेगा, आपकी जाति को अगर जिता के क्या फ़ायदा होगा आपको, धर्म को जिता के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज सारे मुद्दे उसको लेकर के कोई जातिगत जनगणना करा रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद में मंदिर खोद रहा है। ये सारे मुद्दे गैर जरूरी हैं और वो केवल ध्यान भटकाने के लिए हैं कि जो समस्याएं हमने शुरू में बताई वो समस्याओं पर ध्यान लोगों का न जाए और इधर वो आ जाए। अगली बात, किसी ने एक सवाल किया था हमसे कि परिवारवाद के ऊपर वीडियो बनाइए। परिवारवाद पे क्या वीडियो बनाया जा सकता है? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर आंतरिक प्रजातंत्र होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसके जो भी मेंबर्स हैं वो इंटरनल डिस्कशन करके अपना नेता चुने या जो भी करें या पॉलिसी अप्रूवल दें। लेकिन आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वन मैन शो है, एक परिवार उनको चला रहा है पूरे देश में। आप देख लीजिए, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट ना करें जो परिवारवादी हैं, एक दो लोग उनको चला रहे हैं, डायनेस्टिक हैं, उनको वोट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक और है कि जो रेवड़ी बांटी जा रही है, रेवड़ी दे के वोट लिया जाता है, उसको आप रिजेक्ट करिए। आज किसानों को 2,000 रुपये 3 महीने के अंदर उसके खाते में डाला जाता है, जिनकी ज़मीन की कीमत हो सकता है 10 करोड़ हो, और कहते हैं हम आपका सम्मान कर रहे हैं, और उनकी ज़मीन जो है औने पौने दाम में ले लिया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इसको आपको समझना पड़ेगा और इसके झांसे में आके वोट न दीजिए। आप प्रेस करिए कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर फ्री दिया जाए।
ताकि आप इसके वजह से गरीब ना हो, आप अपनी कैपेबिलिटी बेहतर कर सकें और आप अपनी जॉब पा सकें या खुद जॉब दे सकें, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। अपने टैक्स को फेथफुली पे करिए, जो टैक्स पेबल है उसको पेमेंट करिए, और अगर टैक्स में अनामरी है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करिए, और एक बार टैक्स दीजिए फिर हिसाब मांगिए कि हमारे पैसे का क्या हुआ, और दुरुपयोग हो तो रजिस्टर करिए, प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, और धर्म और जाति पे वोट मत दीजिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बेवकूफ़ न बने इनके कहने से। तो निश्चित रूप से अगर आप वोटर के रूप में ये काम करेंगे तो ऐसे लोग चुने जाएंगे जो जिम्मेदार होंगे, ईमानदार होंगे, कमिटेड होंगे, और वो लोग उसी तरह का नेता चुनेंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, और वो आपके हित में काम करेगा। नहीं करेगा तो बुला लीजिए उसको। तो दोस्तों, मैं समरी के रूप में कहना चाहूँगा, केवल आपको 3 चीज़ करनी है और देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, और जो फेल्योर्स हैं वो समय के साथ ठीक हो जाएंगे। पहली बात, राइट टू रिकॉल के लिए लड़ाई करिए। स्टेट फंडिंग आप इलेक्शन के लिए लड़ाई करिए, और अगर कोई सरकार गलत काम करती है उसी समय उसको प्रोटेस्ट करिए पीसफुल, और जो वोट दें तो हमेशा सोच समझ के वोट दें, ताकि सही लोग संसद में, विधान परिषद, विधानसभा में जाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी सवाल आपके होंगे पॉलिटिक्स से कनेक्टेड, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। मैं यहाँ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बबूल का पेड़ बीज डालोगे तो उससे आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आप गलत लोगों को चुन के सही सरकार की उम्मीद नहीं कर सकते। गलत तरीके से वोट दे करके आप ये नहीं कर सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। सरकार को क्या पड़ी है कोई ये काम करेगी? वो तो उसमें करप्शन है, पैसा मिल रहा है, सब लोग खुश हैं, ब्यूरोक्रेसी भी खुश है, नेता भी खुश हैं, और सब लोग खुश हैं। केवल नाखुश एक है, वो है जनता। तो ये जनता को ही डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है, कैसे इससे हम बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि जो आपने सवाल पूछे उनका जवाब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मिल गया होगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चलते चलते गुजारिश करूंगा कि अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। गार्बेज से दूर रहिए जो फैला हुआ है चारों तरफ। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए, जो भी आप कर सकें करिए। भोजन पौष्टिक लीजिए, बहुत कास्टली नहीं, साधारण भोजन भी पौष्टिक होता है। अच्छी नींद लीजिए और अपने हकों के लिए लड़िए। दूसरे का मुंह मत देखिए। दूसरा कोई नहीं ठीक करने आ रहा है आपके देश को और आपके मोहल्ले को और आपके गांव को, आपको करना है। जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए तब कही जाएगी जब जनता अपने शक्ति को पहचानेगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे जो ऐसी सरकार चुन रहे हैं जो उन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।